नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। मित्रों, शिक्षा मनोविज्ञान की इस एजुकेशनल सीरीज में हम सभी आज जो शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास किया जाएगा किस प्रकार से इन अध्ययन विधियों से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि फिलहाल तो मैंने शिक्षा शास्त्र पीजीटी अगर आप सिलेबस देखें तो उसके अकॉर्डिंग सारा एक क्रम से वीडियो देना प्रारंभ किया था, परंतु जो कंटेंट है वो आपके अगर सिलेबस में कहीं पर भी हैं तो वो सब जगह के लिए उपयोगी है, सिर्फ एक परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं है, सब परीक्षाओं के लिए इसी प्रकार से। इसलिए मैंने जो भी कंटेंट एक बार क्रिएट किया है वो चाहे नेट में आप पढ़ें, चाहे पीजीटी के लिए पढ़ें, चाहे अन्य परीक्षाओं के लिए इसको पढ़ना चाहें, वो सभी चीजें सब जगह के प्रश्न पत्रों को ध्यान में रखकर ही बनाई गई हैं। तो चलिए आज हम प्रयोगात्मक विधि के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। क्या है ये? तो हम जानते हैं कि ये शिक्षा मनोविज्ञान की एक अध्ययन विधि है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? अध्ययन विधि का मतलब क्या हुआ? तो हमने कहा था, आपने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान हमें ये बताता है कि बालकों को किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। तो बालकों को किस प्रकार से पढ़ाए जाने के लिए बालक के व्यवहार किस प्रकार, मतलब क्या हो गया? प्रक्रिया हो गई है ना, प्रक्रिया। और जब किसी प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है तो उस प्रक्रिया में सम्मिलित व्यक्तियों के कार्यकलापों को भी हम ध्यान से देखते हैं। तो व्यक्ति के कार्यकलापों को हम किन प्रकार से देखें और देखने का जो तरीका होता है और उनके व्यक्ति के व्यवहारों को देखने का जो तरीका होता है, उसी तरीकों को हमने अध्ययन विधियां मनोविज्ञान की कहा है। उसी की 4 प्रकार की विधियां हैं। पहले हमने अंतर्दर्शन विधि पढ़ ली है, हमने ऑब्जर्वेशन मेथड प्रेक्षण विधि पढ़ ली है। अब तीसरी हमारी प्रयोगात्मक विधि है। तो समझते हैं ये क्या होती है। तो प्रयोगात्मक विधि, जैसा कि शब्द जो लिखा हुआ है प्रयोग, तो प्रयोग के शब्द से पहली माइंड में जो पिक्चर क्रिएट हो रही है वो ये हो रही है कि प्रयोगशाला में जो भी हम अध्ययन करते हैं वो हमारा प्रयोगात्मक अध्ययन कहलाता होगा। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है कि जिस प्रकार से वैज्ञानिक युगों का प्रारंभ हुआ तो वही बात सत्य और प्रमाणित मानी जाने लगी जो प्रयोगशालाई अध्ययन में सही हुई। ठीक है। और आपने जब मनोविज्ञान का विकास देखा था तो भी आपने कहा था कि आत्मा और मन तक तो शाब्दिक अर्थ था, परंतु 1879 के बाद जब विलियम वुंट ने पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला लगाई तब वहां से उन्होंने चेतना का विज्ञान कहा, यानी प्रयोगशाला अध्ययन मनोविज्ञान के डेवलपमेंट में भी हमने पढ़ा है। तो इसी क्रम से यहाँ पर होता है। तो प्रयोगशाला का अध्ययन यहाँ किस लिए महत्वपूर्ण है और प्रयोगशाला में हम किस प्रकार से अध्ययन करते हैं, इस बात को जरा ध्यान दें। तो प्रयोगशाला में हम कोई भी तत्व का निर्माण जब करते हैं तो बहुत सावधानी से और बहुत नियंत्रित मात्रा में उन तत्वों को का आपस में मेल करते हैं और हम किसी नए एलिमेंट का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमें हाइड्रोजन मतलब H2O बनाना है तो हमें 2 मोल हाइड्रोजन के और 1 मोल ऑक्सीजन के इस तरीके से नियंत्रित होकर के बनाना पड़ेगा। तो बस यही शब्द हमें ध्यान रखना है और इन्हीं का प्रयोग हम, चूंकि एलिमेंट से तो ट्रीट करते नहीं, हमारा जो हमारा ऑब्जर्वेशन यहाँ पर है वो है व्यक्तियों का। तो हम व्यक्तियों के कार्यकलापों को किसी नियंत्रित परिस्थिति में रख करके कि हम उसके खास खास व्यवहारों को ही सिर्फ देख पाए, तो ऐसा हम एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, उसे हम प्रयोगात्मक विधि कहते हैं। चलिए अब एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। फ्रेमिंग माइंड में बन चुकी होगी, अब चीजें सारी आसानी से समझ में आ जाएंगी। कहा गया कि मनोविज्ञान की सबसे प्रमुख और वैज्ञानिक विधि प्रयोगात्मक विधि। क्वेश्चन आ चुका आपके परीक्षा में कि मनोविज्ञान की सबसे प्रमुख और वैज्ञानिक विधि कौन सी है निम्नलिखित में से। तो सबसे प्रमुख और सबसे उच्च अध्ययन विधि प्रयोगात्मक विधि को माना जाता है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से क्रिएट होता है। मैं आपको कंटेंट के साथ प्रश्न भी आगे हल कराता चलता हूँ। प्रयोगात्मक विधि में चाहे शिक्षक हो या जो प्रयोग करता है वो छात्रों के व्यवहारों का अध्ययन कहा करते हैं एक नियंत्रित परिस्थिति में करते हैं। किस परिस्थिति में करते हैं बच्चा? भाई साहब, नियंत्रित परिस्थिति में करते हैं, कंट्रोल सिचुएशन में करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, यही इसका एक मेन सिचुएशन है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह अध्ययन विधि जिसमें चरों का अध्ययन एक नियंत्रित परिस्थिति में किया जाता है, वह अध्ययन विधि क्या कहलाती? तो वो प्रयोगात्मक विधि कहलाती है। दूसरा बात क्या कही गई है? दूसरी बात कही जा रही है कि मनोविज्ञान को, जो आज में वर्तमान में जो परिभाषा है व्यवहार एवं मानसिक अनुभूति का विज्ञान,
ठीक है। तो मनोविज्ञान को व्यवहार एवं मानसिक अनुभूति का विज्ञान कहे जाने के पीछे प्रयोगात्मक विधि का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि वर्तमान समय में मनोविज्ञान के क्षेत्र में कोई भी तथ्य एवं सिद्धांत तभी स्वीकार किया जाता है जब वह प्रयोग के आधार पर क्या हो, सही सिद्ध हो, तभी उसको हम तथ्यपूर्ण या महत्वपूर्ण या उपयोगी मानते हैं। ठीक है, जिनका प्रयोगात्मक समर्थन उपस्थित हो। चलिए भाई, अब ये बात हो गई नियंत्रित परिस्थिति में किया जाने वाला अध्ययन। तो अब प्रयोग हम इस पर आ जाते हैं, क्या है ये? तो कहा गया प्रयोगात्मक विधि का अर्थ है नियंत्रित परिस्थिति में व्यवहार का निरीक्षण। नियंत्रित परिस्थिति का मतलब क्या हुआ? व्यवहार का निरीक्षण तो समझ में आ रहा है कि जिसका भी अध्ययन हम करने जा रहे हैं उसके व्यवहार को देखेंगे। अब इस नियंत्रित परिस्थिति का तात्पर्य क्या है? तो इस एक अगली लाइन में समझाते हुए कहा गया है कि नियंत्रित परिस्थिति से तात्पर्य जो है एक ऐसी सिचुएशन जहां पर स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ करना तथा साथ ही साथ अन्य जो दूसरे तरह के चर हैं जिनका प्रभाव आश्रित चर पर पड़ सकता है उनको नियंत्रित किया जा सके। कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य हुआ कि हम चाहते हैं कि बालकों पर दृष्टांत विधि के माध्यम से उनके शिक्षण उपलब्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने क्या किया कि एक लेक्चर डिजाइन किया और पूरा साउंड प्रूफ रखा अपने क्लास को कि किसी भी प्रकार का और कोई बाहरी तत्व उनको डिस्टर्ब न करने पाए, और जिस मेथड से हम पढ़ाना चाहते हैं उसी मेथड से हमने एक टॉपिक को पढ़ाया। और पढ़ाने के बाद हमने उनसे जब संबंधित प्रश्न पूछे तो उसका वो जवाब दे पाए कि नहीं दे पाए। इस स्थिति में मतलब स्वतंत्र चर कौन हो गया? जिसके यहाँ से प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि स्वतंत्र चर किसे कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, हर जगह ये प्रश्न पूछा जाता है, चाहे आप साइंस की फील्ड से हो चाहे आप सोशल साइंस की फील्ड से हो, सब जगह रिसर्च में वेरिएबल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वे होते हैं जिनमें हम कुछ जोड़ तोड़ करते हैं, ठीक है, और जिनके प्रभाव का अध्ययन हम करते हैं। ठीक, दो बातें बनती हैं कि एक तो जिनमें जोड़ तोड़ करना संभव हो, तो जब जोड़ तोड़ किया जाएगा तो उसका कोई ना कोई इफेक्ट पड़ेगा किसी पर, तो उस जिस पर पड़ता है उसको हम आश्रित चर कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे समझ लीजिए कि जो शिक्षक है वो विभिन्न विभिन्न तरीके से पढ़ाता है, तो शिक्षक जो हो जाएगा वो स्वतंत्र हो गया, उसके पढ़ाए जाने का प्रभाव किस पर पड़ता है? छात्रों पर पड़ता है, तो उसे हम आश्रित चर कहते हैं। तो वही नियंत्रित परिस्थिति हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ शिक्षक के कार्य व्यवहार का प्रभाव ही छात्रों पर पड़े, अन्य किसी प्रकार के क्रियाकलाप का प्रभाव छात्रों के निष्पादन पर न पड़ने पाए। तो उसी को हम नियंत्रित परिस्थिति के नाम से जानते हैं। एक ऐसी परिस्थिति जिसमें स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ करना संभव, साथ ही साथ अन्य दूसरे जो भी चर हैं जिनका प्रभाव इंटरवीनिंग वेरिएबल्स जो हैं जिनका प्रभाव आश्रित चर पर पड़ सकता है, उन सबको हम किनारे करते हैं, हटाने का प्रयास करते हैं। सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और का प्रभाव डिपेंडेंट वेरिएबल्स पर देखने के लिए जो सिचुएशन क्रिएट की जाती है उसी को हम कंट्रोल सिचुएशन कहते हैं या नियंत्रित परिस्थिति का नाम दिया जाता है। समझ में आ गई बात? ठीक, चलिए, तो अब दो शब्दों का प्रयोग यहाँ पर इस प्रयोगात्मक अध्ययन विधि में होता है। एक कहा जाता है प्रयोगात्मक प्रयोग और दूसरा शब्द प्रयोग होता है क्षेत्र प्रयोग। क्या अर्थ है इसका? तो कहा गया जब प्रयोग की नियंत्रित अवस्था प्रयोगशाला में उत्पन्न की जाती है तब इस तरह के प्रयोग को हम क्या कहते हैं? तब इस तरह के प्रयोग को हम प्रयोगात्मक प्रयोग कहते हैं, है ना। और जब हमने लैब में क्रिएट किया तो ये लैब एक्सपेरिमेंट हो गया, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट हो गया। परंतु जब प्रयोग की नियंत्रित अवस्था कहाँ क्रिएट की जा रही है भाइयों? जब देखिए ध्यान से, वास्तविक परिस्थितियों या क्षेत्र में जब क्रिएट की जाती है तो उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको हम क्षेत्र प्रयोग कहते हैं। तो बढ़िया प्रश्न बन सकता है इससे कि जब प्रयोग की नियंत्रित अवस्था वास्तविक क्षेत्र में वास्तविक परिस्थितियों में उत्पन्न की जाती है तो निम्न में से कौन सा प्रयोग कहलाता है? ठीक है, तो वो क्षेत्र प्रयोग कहलाता है, फील्ड एक्सपेरिमेंट कहलाता है। और हम प्रयास यही करते हैं कि हमारे यहाँ अधिकतम क्षेत्र प्रयोग के माध्यम से हम तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे सोशल साइंस में फिलहाल यही तरीका अपनाया जाता है। स्किनर ने कहा कि जिस तरीके से इसका महत्व क्या है इसके अगर वर्णन करें तो स्किनर साहब ने कहा है कि जिस तरीके से शिक्षक के बिना शिक्षा का अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार से प्रयोगात्मक विधि के अभाव में शिक्षा मनोविज्ञान का वैज्ञानिक विकास संभव नहीं है। ये महत्वपूर्ण, इसीलिए इसको सबसे प्रमुख मनोवैज्ञानिक विधि कहा जाता है। अच्छा, अब इस प्रयोगात्मक विधि में और क्या होता है? प्रयोगात्मक विधि में अंतर निरीक्षण और बाह्य निरीक्षण दोनों का समन्वय उपस्थित होता है।
प्रयोग एक ऐसी उत्तम अवस्था है जिसमें अंतर्निरीक्षण और बाह्य दोनों प्रकार के निरीक्षण को नियंत्रण में लाया जा सकता है। इस बात को ध्यान रखा जाता है। ठीक है, दोनों का कुल मिलाकर के ऐसी प्रयोग हमने कहा ना, ऐसी हम सिचुएशन कंट्रोल सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसमें हम दोनों बातों को ध्यान से बना सकें। आगे कहा गया कि साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट का आधार प्रयोगात्मक डिजाइन होता है। किसी प्रकार का हम जो भी कार्य कर रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट करने जा रहे होते हैं, जैसा कि हमने कोई सिचुएशन क्रिएट की हुई है, तो उस सिचुएशन को क्रिएट करते समय हम पहले से पूरी फ्रेमिंग करते हैं कि हम इन जैसे कहते हैं आप लेसन प्लान बना लेते हैं, उस तरीके से पूरा एक फ्रेम बना लेते हैं कि हमें इन कार्यों को करना है, इन प्रकार के प्रश्नों को पूछना है, फिर इस तरीके के उदाहरण प्रस्तुत करना है। तो कुल मिलाकर के हम जब भी कोई भी साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, हम तो अपना एजुकेशनल वो उदाहरण ले रहे हैं, आप मान लीजिए आप किसी भी क्षेत्र के हैं तो आप अपना उस तरीके का उदाहरण ले सकते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले आप उसका जो एक फ्रेमवर्क बना लेते हैं वही प्रयोगात्मक डिजाइन कहलाता है। तो हमारा जो इसका है कि हम पूरा एक निश्चित प्रारूप पर चलते हैं, ठीक है, और निश्चित प्रारूप से तात्पर्य यानी प्रयोगात्मक डिजाइन से तात्पर्य प्रयोग में बनी हुई एक ऐसी परियोजना और संरचना जिसके आधार पर प्रयोग की समस्या का उत्तर ढूंढा जाएगा। तो ये हम क्या करते हैं, पूरा क्योंकि वैज्ञानिक अध्ययन है तो वैज्ञानिक अध्ययन होने के कारण हमें क्रमबद्ध रूप से चलना है, इसीलिए हम इसको एक पूरा प्रयोगात्मक डिजाइन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इससे भी ऐसे बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रयोगात्मक अध्ययन विधि के लिए तथ्य उपयुक्त हैं। ठीक है, तो अगर ऐसी बातें मिलती हैं कि प्रयोगात्मक अध्ययन विधि में एक प्रयोगात्मक डिजाइन का प्रयोग किया जाता है जिनके आधार पर ही हम प्रयोगात्मक समस्या का उत्तर ढूंढते हैं, तो भी ये उत्तर ये बात उनके लिए सही है। अच्छा, प्रमुख बातें क्या है? प्रयोगात्मक विधि ने मनोविज्ञान को एक वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। मनोविज्ञान को वैज्ञानिक रूप प्रदान करने के पीछे किस मनोवैज्ञानिक विधि का योगदान है? तो प्रयोगात्मक विधि का। नियंत्रित परिस्थिति में किए गए अध्ययन के कारण प्रयोगात्मक विधि द्वारा प्राप्त जो आंकड़े हैं उनकी आंतरिक बाध्यता अधिक होती है। क्योंकि हम यहाँ पर क्या करते हैं कि स्पष्ट डिजाइन का अनुसरण करते हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि पुनरावृत्ति का गुण पाया जाता है। किसका? पुनरावृत्ति का गुण पाया जाता है। और पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन होने का तात्पर्य यह है कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो रिलायबल है। जब हमारा एक जैसे रिजल्ट हमें मिलते हैं तो उसे हम विश्वसनीय परीक्षण कहते हैं। प्रयोगात्मक विधि काफी वस्तुनिष्ठ है, इससे प्राप्त आंकड़ों का गुणात्मक और परिमाणात्मक विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है। जो भी हमें आंकड़े प्राप्त होते हैं उनका हम एनालिटिकल, हम स्टैटिकल, उसमें हम सांख्यिकी लगा करके स्टैटिकल एनालिसिस हम प्रॉपर रूप से कर सकते हैं। दोस्त की बात करें, अगर हम इसकी कमी की बात करें तो कमी में अगर हम जाते हैं तो कहा जाता है कि जब हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं तो वो चीज़ें स्वाभाविक सी न रहकर क्या बन जाती हैं, कृत्रिम बन जाती हैं। एक जैसे कहते हैं कि उसका खेल होता है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं भाई, कृत्रिम जब बन जाता है और वो कठपुतली का खेल, हाँ बिल्कुल, कठपुतली का खेल प्रयोगात्मक विधि फिर उस तरीके से बन जाता है कि हाँ इसी तरीके से ये बोल रहा है। तो एक स्वाभाविक सा जो एक अंतर्मन से जो उद्गार निकलता है, जब शिक्षण देखिए, जब शिक्षक किसी विषय पर व्याख्यान देने पहुंचे खड़ा हो और जब उसको वास्तविक उदाहरण उसके मस्तिष्क में आते जाते हैं और बताता चलता है, तब का जो इम्पैक्ट बनता है, ठीक है, तब जो हमारे दिमाग की जो बत्ती जलती है जिसे हम कहते हैं, उस प्रकार से फिर हम एक अलग मजा है। इस तरीके से तो पूरी प्रक्रिया को क्या बना दिया जाता है, कठपुतली का खेल बना दिया जाता है। ठीक है, तो कमी हो जाती है, इसकी महत्वपूर्ण कमी है कि अधिक नियंत्रित अवस्था के कारण ये वास्तविक न रह जाकर कृत्रिम परिस्थिति बन जाती है और मनोविज्ञान की समस्त समस्याओं का अध्ययन करना यहाँ पर संभव नहीं है। तो ये इसकी प्रमुख कमियां हैं। इससे संबंधित प्रश्नों को अगर तत्काल हल कर लें तो कहा गया कि मनोविज्ञान की सबसे प्रमुख और वैज्ञानिक विधि कौन सी है? मनोविज्ञान की सबसे प्रमुख और वैज्ञानिक विधि कौन सी है? प्रयोगात्मक विधि। दूसरा उत्तर प्रश्न, नियंत्रित परिस्थिति में किए जाने वाले अध्ययन को क्या कहा जाता है? प्रयोगात्मक अध्ययन कहा जाता है। जिस चर में जोड़ तोड़ करना संभव होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम स्वतंत्र चर कहते हैं। स्वतंत्र चर में किए गए जोड़ तोड़ का प्रभाव, ठीक है, जोड़ तोड़ का प्रभाव जिस चर पर पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं भैया? तो उसको हम कुछ
उसको हम क्या बोलते हैं, रुको, हाँ दरअसल यहाँ पर प्रभाव गलत लिख गया था। स्वतंत्र चर में किए गए जोड़ तोड़ का प्रभाव जिस चर पर पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम आश्रित चर बोलते हैं। हम सब जानते हैं, हम लोग अभी इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, जब प्रयोग की नियंत्रित अवस्था वास्तविक परिस्थितियों में क्रिएट की जाती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्षेत्र प्रयोग कहते हैं। रिवीजन करते चलिए, ठीक है। इन प्रश्नों को जरूर लिख लीजिएगा, भले आप देख रहे हो, लेकिन जब आपको मैं ये प्रश्न सॉल्व करा रहा हूँ तो इनको आप पॉइंट वाइज करके कंप्लीट कर लीजिए, तो आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के पीछे किसका महत्वपूर्ण योगदान है, प्रयोगात्मक विधि का योगदान है। कहा गया कि जिस तरीके से शिक्षक के बिना शिक्षा का अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार से प्रयोगात्मक विधि के अभाव में शिक्षा मनोविज्ञान का वैज्ञानिक विकास संभव नहीं है। ये किसने कहा है, तो यह कथन है स्किनर महोदय का। ठीक है, तो चलिए ये विधि हो गई हमारी कंप्लीट। अब एक सेकंड मेथड को कंप्लीट कर लेते हैं, छोटी सी तथ्यात्मक बातों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसको हम बोलते हैं केस स्टडी या नैदानिक विधि इसको कहा जाता है। ठीक, ये क्या है, प्रयोगात्मक विधि का बात हो गई, इसको जरा सा किनारे करिए। अब हम बात करते हैं एक ऐसी अध्ययन विधि की जिसमें जहां पर हमारे सभी धारणाएं, हमारी सारी बातें फेल होने लगती हैं, तब हम एक केस स्टडी का प्रयोग करते हैं। केस स्टडी उस स्थिति परिस्थिति में होता है जब एक बालक के पीछे हम प्रयासरत रहते हैं कि उसके व्यवहारों में हम वांछित परिवर्तन ला सकें, परंतु हमारे सभी प्रकार के प्रयास जो है वो फलीभूत नहीं हो पाते, और वहाँ पर हमारी सारी पढ़ाई, हमारा सारा जो टेक्निकलिटीज है वो फेल होने लगती है। तो हम थोड़ा सा रुकते हैं और देखते हैं आखिर कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो सभी सामान्य बालकों के लिए तो काम कर रही हैं, लेकिन ये कौन सा बालक है जिस पर हमारे सभी प्रकार के अध्ययन बहुत प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सा रुकना पड़ता है। हो सकता है, जाहिर सी बात है, वो विशिष्ट बालक होगा, तो विशिष्ट और हम सामान्य प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देने की बात यहाँ पर आती है, इसीलिए हम केस स्टडी करते हैं। तो नैदानिक शब्द का प्रयोग क्या किया गया है। निदान का मतलब क्या होता है, निदान का मतलब समस्या का समाधान नहीं होता, निदान का तात्पर्य होता है समस्या की पहचान करना। ठीक है, तो आइए देखते हैं जरा सा। कहा गया कि नैदानिक विधि एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग शिक्षा मनोवैज्ञानिक जो है, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो है, वो कैसे बच्चों का कुसमायोजित बालक, माल एडजस्टेड जो चिल्ड्रन हैं, विचलित जो बालक हैं, ठीक है, डेविएंट चिल्ड्रन हैं, अपराधी बालक हैं, और छात्रों की जो संवेगात्मक समस्याएं हैं उनका अध्ययन करने के लिए किया जाता है नैदानिक विधि का या केस स्टडी का। इसमें होता क्या है, इस अध्ययन में उन कारणों की खोज की जाती है जिसके कारण बालक का व्यवहार या आचरण सामान्य बालकों के जैसा नहीं होता, यानी असामान्य होता है। तो प्रयास क्या करते हैं, क्रो एंड क्रो ने लिखा कि व्यक्ति इतिहास विधि का मुख्य उद्देश्य किसी कारण का निदान करना है। निदान का तात्पर्य हुआ समाधान नहीं, समस्या का पहचान करना कि हाँ ये कारण है। ठीक है, तो इसमें करना क्या पड़ता है, उस बालक के कार्य व्यवहार को हमें ज्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, और उन कौन कौन से बालक हैं उनकी श्रेणी मैंने आपको बता दी। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कुसमायोजित संवेगात्मक रूप से अस्थिर बालकों के लिए के व्यवहार का आकलन करने के लिए किस अध्ययन विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उसका आपको जवाब देना होगा। इस विधि में बालकों की समस्याओं का अध्ययन करते समय चयनित बालक के पिछले कई वर्षों में की गई अंतःक्रियाओं का विशेष रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, और इन अंतःक्रियाओं का विश्लेषण करके जो भी शिक्षा मनोवैज्ञानिक है या जो शिक्षक है वो बालक की समस्याओं के संभावित कारणों का पता लगाता है। ठीक है, समाधान नहीं लिखा, इसीलिए नैदानिक कहा गया। समस्याओं का पता लगाता है। ठीक है, तब उपचारात्मक शिक्षण बाद में होगा, पहले तो समस्या का पता लगाइए। किसी समस्या, हो सकता है कि जो समस्या है वो शिक्षक के बस की बात नहीं है समाधान करने की, हो सकता है उसके अंदर कोई ऑर्गन की फॉल्ट है, तो वो मेडिकल इशू हो जाएगा। अब जहां तक कि व्यवहार के पीछे के बहुत सारे कारण होते हैं, किसी एक व्यक्ति के संयमित व्यवहार के पीछे कई बॉडी ऑर्गन्स का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, कई ग्लैंड्स का बड़ा योगदान होता है। उन ग्लैंड्स की जो अंतःस्रावी जो उनका सिक्रीशन है, श्रावण है, वह भी व्यक्ति के संतुलित व्यवहार के संचालन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हो सकता है उसके ऑर्गन का कोई डिफॉल्ट हो, तो वो तो शिक्षक के बस की बात नहीं है, उसको फिर तो मेडिकल फील्ड में जाना पड़ेगा। इसीलिए कारणों की पहचान की जाती है, उस कारण में से वो कारण देखे जाते हैं जो शिक्षक जिनका समाधान साइकोलॉजिकल वे से कर सकता है, और उन कारणों को देखा जाता है जिसका समाधान शिक्षक के पास नहीं होकर के किसी अन्य फील्ड से संबंधित होता है, मेडिकल फील्ड से होता है या किसी अन्य से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए कई
कई बातों को ध्यान में रखा जाता है। किसी समस्यात्मक बालक या बालकों का केस विवरण तैयार करते समय मूल रूप से आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले प्रारंभिक सूचनाएं। प्रारंभिक सूचनाओं में क्या आ जाएगा? सबसे पहले प्राइमरी इंफॉर्मेशन में होता ही क्या है? नाम, आयु, पिता का नाम, पता, ठीक है, उसकी शैक्षणिक योग्यता, इन सब बातों का हम ध्यान रखते हैं। प्राइमरी इंफॉर्मेशन हम देते हैं सबसे पहले। उसके बाद गत इतिहास, गर्भधारण से लेकर के गर्भधारण में के समय की भी समस्याओं का जो की दिक्कतें हैं वो भी बालकों के आने वाले समय में प्रभाव डालती हैं। तो पूरा हम अध्ययन करते हैं, गर्भधारण से वर्तमान समय तक के इतिहास को तैयार किया जाता है और फिर वर्तमान स्थिति के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो उपरोक्त विधि से किसी अपराधी या समस्यात्मक बालक के बारे में तथ्य इकट्ठा कर लिए जाते हैं और उनका विश्लेषण करके बालकों की कुसमायोजित होने की स्थितियों परिस्थितियों का पता लगाने का प्रयास किया जाता है। तो ये बातें हैं, 3 स्टेप में हम इनकी इंफॉर्मेशन निकालते हैं। ठीक है, प्राइमरी इंफॉर्मेशन और गत इतिहास और तीसरा वर्तमान स्थिति के बारे में। अच्छा भैया, इसके प्रमुख गुण और दोष की बात करते हैं और फिर प्रश्नों को हल करके बात को कंप्लीट करते हैं। इस विधि के अंतर्गत बालकों का गहन अध्ययन संभव है। इस विधि का प्रयोग उपचारात्मक शिक्षण में किया जाता है। किस अध्ययन विधि का प्रयोग उपचारात्मक शिक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गत इतिहास के लिए, केस स्टडी के लिए। ठीक है, इस विधि का प्रयोग उपचारात्मक शिक्षण में प्रयोग किया जाता है। बालकों के शारीरिक और मानसिक विकास को अच्छी तरीके से इस विधि से हम समझ सकते हैं। इस विधि द्वारा बालकों की जो समस्याएं हैं तथा उनके जो संभावित कारण हैं का हम शिक्षा मनोवैज्ञानिक को प्राप्त कारणों की जानकारी, ठीक है, वो किसको प्राप्त हो पाती है? कारणों की जानकारी शिक्षा मनोवैज्ञानिक को प्राप्त होती है, जो अन्य विधि से थोड़ा सा दुर्लभ है। ठीक है, अगर हम दोष की बात करें तो क्या प्रमुख दोष है इसमें प्रमुख दोष की अगर बात हो जाए तो होता क्या है कि हमें सभी इंफॉर्मेशन जो है वो सेकेंडरी सोर्स से लेनी पड़ती है। सेकेंडरी सोर्स का मतलब क्या है? बालक तो अपने बारे में कुछ बता नहीं रहा है, थोड़ा बहुत जानकारी हमें मिली, फिर हमें क्या करना पड़ता है? उसके घर वालों से पूछना पड़ता है, उसके पास पड़ोस से बात करनी पड़ती है। ठीक है, तो हम सेकेंडरी इंफॉर्मेशन पर थोड़ा सा हमें डिपेंड रहना पड़ता है। इस कारण से क्या होता है कि सत्यता की जांच करने के लिए हमारे पास कोई विशेष तरीका इस विधि में प्राप्त नहीं, जो वो कहेंगे वही हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, काफी प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता है, बहुत चकड़ बुद्धि का व्यक्ति चाहिए। इस विधि में सूचना की सत्यता सिद्ध न कर पाने के कारण आत्मनिष्ठता की मात्रा बनी होती है कि जो भी आदमी को बुराई अच्छी बातें तो बता दे जाएगा, ठीक है, बुरी बातों को बताने में थोड़ा सा समस्या होती है। ठीक है, इस विधि का प्रयोग एक मूवी में हुआ था, आपने वो मूवी देखी होगी जिसमें मंजुलिका वो है ना भूल भुलैया, जब वो कहानियां सुनती है ज्यादा बचपन में, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था? गत इतिहास के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की गई थी। ठीक है, तो अब क्या है कि हमें उसी किताब और उसी जो मैडम ने बताया है वही हमें भरोसा करना पड़ेगा। काफी प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता होती है और सत्यता सिद्ध न हो पाने के कारण इसमें क्या है, आत्मनिष्ठता की मात्रा अधिक हो जाती है और इस विधि में धन और समय ज्यादा लगता है। ठीक है, श्रम भी बहुत लगता है। अच्छा बात, ठीक है, चलिए इसके संबंधित प्रश्न अगर बने हो तो कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, प्रश्न बने हुए हैं और इनको 5 मिनट में कंप्लीट करके बात को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। कहा गया पहला प्रश्न बनता है इस केस अध्ययन विधि या नैदानिक विधि या व्यक्ति इतिहास विधि से कि कुसमायोजित अपराधी और संवेगात्मक समस्या से ग्रस्त बालकों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए सबसे उपयुक्त मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि कौन सी है? तो व्यक्ति इतिहास, केस स्टडी मेथड। ठीक है, दूसरा, किस मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि के अंतर्गत बालकों का अध्ययन संभव होता है? किस मनोवैज्ञानिक गहन अध्ययन संभव होता है? तो कैसे, किस अध्ययन विधि में? केस स्टडी में। दूसरा कहा गया बालकों के समायोजन संबंधी समस्याओं का कारण जानने की, समायोजन संबंधी समस्याओं का कारण जानने की प्रमुख वैज्ञानिक अध्ययन विधि कौन सी है? तो उसे हम नैदानिक विधि कहते हैं। कहा गया व्यक्ति इतिहास विधि का प्रमुख उद्देश्य किसी कारण का निदान करना है। किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने कहा है। केस अध्ययन विधि में हम प्रमुख सूचनाएं किन स्तर से प्राप्त करते हैं? तो सबसे पहले प्रारंभिक सूचनाएं, फिर गत इतिहास, फिर वर्तमान अवस्था के बारे में हम नोट डाउन करते चले जाते हैं। अगर हम इस बात करें कि इसकी प्रमुख दोष कौन से हैं, तो प्रमुख दोष क्या है? तो आत्मनिष्ठता की भावना यहाँ पर बन जाती है ना दोस्तों? आत्मनिष्ठता की भावना यहाँ पर बनने की समस्या देखने को मिल जाती है।
क्योंकि इससे क्या होता है कि और अधिक प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता होती है। अधिक धन और समय साध्य भी इस अध्ययन विधि को कहा गया है। इस तरीके से हमने सारी चीज़ों को देखा है। ठीक है, तो हमारी चारों अध्ययन विधियां कंप्लीट हुई। कल मतलब इसके अगले सीरीज में हम मनोविज्ञान के विकास में जो विभिन्न संप्रदायों का निर्माण हुआ है, एक एक संरचनावाद और व्यवहारवाद और गेस्टाल्टवाद, मनोविश्लेषणवाद, एक एक वाद को अब हम क्रम से पूर्ण करेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो तब तक बने रहिए चैनल में। और पीजीटी सिलेबस का पीजीटी का सिलेबस मैं आपको पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, चिंता मत करिए। थोड़ा सा समय, चूंकि हम लोग कहीं ना कहीं कार्य में लगे हुए हैं, पूर्ण रूप से एक काम पर डिपेंड होना थोड़ा सा कठिन बन जाता है, इसलिए लेकिन आपका मैं पीजीटी का सिलेबस 100% कंप्लीट करवा दूंगा, चिंता मत करिए। ठीक है, और संबंधित लगभग मैंने अपलोड मान चलिए कि 80% अपलोड कर दिया है। अगर आप वीडियो के डिपेंडेंट रहते हैं मेरे लेक्चर्स पर, तो 80% मैंने लेक्चर कंप्लीट कर दिए हैं। बचा जितना पार्ट है वो उसी को मैं यहाँ से कंप्लीट करते हुए क्रम से चल रहा हूँ, तो चिंता मत करिए, पूरी तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पीजीटी शिक्षा शास्त्र का सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। चलिए, तब तक धन्यवाद। भारत माता की जय। मिलते हैं अगले लेक्चर में, और पढ़ते रहिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और पैनिक बिल्कुल मत होइए, ध्यान रखिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।